Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And yes, if you're calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है। आज आपके सवाल भी कार्यक्रम में सीधे शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines. Well, benchmark domestic stocks log marginal gains. Sensex closes at 50,441. Nifty appreciates to 14,956. Rupee weakens 23 paise against the US dollar and Brent crude prices rise to trade around $70 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली वृद्धि में रहे। सेंसेक्स 50,441 पर बंद हुआ और निफ्टी बढ़कर 14,956 पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की गिरावट में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $70 प्रति बैरल के करीब था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। एशियाई संकेत नकारात्मक रहने के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.07% की वृद्धि से 36 अंक बढ़कर 50,441 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.12% की वृद्धि से 18 अंक बढ़कर 14,956 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में भी तेजी का ही रुख था और ये तेजी सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.63% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic stocks today logged marginal gains amid negative Asian cues. The BSE Sensex added 36 points or 0.07% to 50,441 and the NSE Nifty appreciated 18 points or 0.12% to close at 14,956. The broader market at BSE also climbed, outperforming the Sensex. The BSE Mid-Cap Index gained 0.3%, while the BSE Small Cap Index appreciated 0.63%. In the Sensex pack, shares of 15 companies gained, while 15 logged losses. In sectoral indices, 12 out of 19 sectors logged gains. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,729 companies gained while 1,415 fell. Shares of 206 companies remained unchanged. और हम अपने सभी श्रोताओं को मुबारकबाद देना चाहेंगे, खासकर हमारी महिला श्रोताओं को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमें खुशी है कि हमारी जो आज की विशेषज्ञ हैं वो भी महिला हैं। तो यामिनी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और सभी श्रोताओं को भी। Yes, that's a self congratulations and to the our listeners. Absolutely, because we are a women's team today. Yeah.
आज के पहले कॉलर को इनवाइट करेंगे प्रोग्राम में। दिल्ली से सतीश कुमार हैं हमारे साथ। सतीश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल यह है मैडम जैसे जो 500 साल पुराना देश है जिसका 1499 से पहले कुछ पता नहीं था, वो आज दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, और जो देश 5000 साल पुराने हैं वो देश आज भी गरीबी से लड़ रहे हैं, और जो 500 साल पुराना दुनिया के जितने भी अरबपति है सारे यूएस में, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है सारी यूएस में, जितनी भी मार्केट है सारी यूएस में। तो मैडम इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। जी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी चीजों पे निर्भर करती है। एक तो हिस्ट्री के ऊपर, जैसे कॉलोनाइजेशन हुआ था काफी देशों का जो काफी पुराने रहे हैं, उनकी वजह से उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कैपिटलिज्म का रोल देखें, तो वो सब कारण रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे हमने देखा है कि तरक्की रही है। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक कारण रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो कंपनीज को काफी फैसिलिटीज दी गई हैं डेवलप करने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं। ओवरऑल कहाँ से आप शुरू करते हैं और किस तरीके से आप इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करते हैं, उस पर काफी हद पे निर्भर करता है कि आप किस स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हैं। Well, I think you gave us quite a lot of food for thought. We are now joined by Anil Ahuja from Delhi. जी अनिल जी, सवाल पूछिए। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड माय क्वेश्चन इज अबाउट बैंकिंग। रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट ऑल द गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस फॉर प्राइवेट बैंक्स विल बी अलाउड। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हाउ द बैंकिंग सेक्टर विल बी इन फ्यूचर? Sector is likely to be more competitive because government transactions are a huge chunk of transactions in the overall banking system. So as and when they involve the private sector also, they give a fair and a level playing field to both the private sector and the public sector, though it was reserved earlier for the public sector. So there is an inclination towards more efficiency and a greater scope for cost cutting by the government also within their own transactions if there are certain costs associated with their transactions. So it will give a level playing field for the private sector, especially in the overall revenue businesses which they can earn from the government as well. अब इनवाइट करेंगे अगले कॉलर को। मोहन कुमार ग्वालियर से हैं हमारे साथ। स्वागत है, सवाल पूछिए। मैडम, आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सवाल है कि मैडम जो अभी यूएसए ने $1.9 ट्रिलियन का अप्रूवल दिया है, उससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? थैंक यू मैडम। जी, जो फिस्कल स्टिमुलस है वो प्राइमरीली अटेम्प्ट जो है एक करता है कि ओवरऑल कंसिडरेशन रही है कोविड-19 को लेकर के, और ओवरऑल उनके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनको जो है स्ट्रेंथ देता है। अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स में तो एक फिस्कल पॉलिसी है जो इम्प्रूवमेंट दिखा रही है और एक मॉनेटरी अकोमोडेटिव स्टैंस है जो उन्होंने मेंटेन कर रखा है। उससे फायदा होता है कि जो निवेशक हैं वो यूएस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ निवेश जो है वहां जा सकता है। All right, now we have a call from Gurugram and Sanjay is online. जी संजय जी, सवाल पूछिए। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि रेलवे और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, मुझे नहीं मालूम है कि आप उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं या उनके लिए कोई अलग बना हुआ है, बट यामिनी जी से मैं जानना चाहता हूँ रेलवे और उसकी सब्सिडरी कंपनीज का फ्यूचर क्या है? जी, रेलवे में काफी हद तक अगर आप इस साल का बजट भी देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है नैरो गॉज से ब्रॉड गॉजेस में, और इवन इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है। तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में इम्प्रूवमेंट है, जिससे सिर्फ रेलवे को ही नहीं ओवरऑल जो उनकी सब्सिडरीज हैं उन पे भी एक अच्छा असर होगा, क्योंकि उनकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रेलवेज के अंदर। इससे ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेट के लिए स्पेसिफिकली और पैसेंजर ट्रैवल के लिए डेवलपमेंट्स रहेंगी। अगले कॉलर है दिल्ली से डॉक्टर अनिल खरबंदा। डॉक्टर खरबंदा, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शुक्रिया सोनू जी और लालिमा जी और यामिनी जी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। जैसे सब दे रहे हैं मैं भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो सेकेंडली अभी सतीश जी ने जो पूछा मैं उसी को सप्लीमेंट करते हुए पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे माइंड में था प्रश्न पहले से कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे हैं, जैसे कॉलोनाइजेशन का और डीकॉलोनाइजेशन का मैम ने जिक्र किया, उसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा उठ रही है माइंड में, क्यूरियोसिटी है जानने की कि
जो इवेंट्स हैं अलग अलग हुए हैं, तो जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल 1929 से जो स्टार्ट हुआ, लैक ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ परचेजिंग पावर, कहते हैं सप्लाईज को डंप कर दिया गया ओशंस में अमेरिका में और फिर वर्ल्ड में। तो ये इससे 2008 में जो रिसेशन हुआ, यानी हम क्या सीख सकते हैं? मेरा मतलब एनालिसिस किया जाए सिस्टमैटिक पूरा जो इवेंट्स हुए हैं। आई थिंक वो जानना चाहते हैं कि कैसे क्यों हुए और आगे के लिए क्या उसके लेसन हैं। 1929 का ग्लोबल डिप्रेशन था और जो 2007 और 8 में हुआ वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का एक डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया बेसल के द्वारा, जिसमें जो है बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाए उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव करके और सुपरविजन और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके। जो डिप्रेशन 1929 का था उससे ये सीखा गया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इकोनॉमी को रिकवर कराने में और रिसेशन से मूव आउट करने में, खासतौर पे जहां पे इनविजिबल हैंड जो है फेल कर जाता है मार्केट इम्परफेक्शंस के कारण। We have now Ashu Duggal online and calling from Ghaziabad. Yeah. Good evening, Market Mantra team, and happy Women's Day. Thank you so much. Yeah, my question is regarding gold. First of all, I really want to thank you guys, because in the month of January, I was advised to wait for procuring the gold. Now, I just wanted to understand, since the gold prices have come down, so would it be good, like, to buy the gold, physical form of gold is what I'm looking in for to buy, or should I wait for another month or so? Particularly, my reason for asking this is, I believe in budget. It was mentioned that some cuts in import duties of gold. So in the first week of April, should we anticipate further reduction of gold cost? So that's the reason why I'm putting up this question. And the second thing is it more advisable to go into the paper form of procuring gold or a physical form of procuring gold? Thank you. Well, physical form of a gold is a lot of times useful in, for personal use. If you're looking in for an instrument which gives you capitalization and gains in the future after some time, then the financial form of gold is good. As far as gold prices are concerned, they were mostly high primarily because it was a COVID-19 time at the peak, and people were moving to a safer haven. As and when the economies are recovering and the vaccination drives are moving forward, the gold is likely to come down. So you can wait for a little while for the purchase of gold. That would be one of the suggestions that I would like to give. And to add what you're saying, it's also being said, Yamini, that many people, because of the curtailing in marriages, many people invested that much money in gold rather than spending on marriages because we had the capping. All right. We are now joined by Farooq from Mumbai. Ji Farooq. Yes. Hello. Hello. Yes. Wish all of you all a very happy Women's Day. Thank you. Yeah, my question is that supposing a company has been delisted and I have not participated in the delisting process, will I get the dividends from the company on my own, or and will they inform me or something, or will I never get that? Dividends are paid to all shareholders. Delisting is a process where they move out of the stock exchange. So listing has nothing to do with dividend payments. You will continue to receive dividends as payments if you have a Demat account in the account itself, or in whatever bank account you have stated in your Demat account, you will receive the dividends. So declarations and information with respect to annual statements or anything will be received by you as a shareholder, and it is your right. अगले कॉलर भी मुंबई से ही हैं, गोपाल हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी मार्केट मंत्र टीम को। नमस्कार। पहला सवाल तो ये है कि सर ये ब्याज दरों के बारे में, जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ब्याज दरें बढ़ती है, लेकिन इस बार तो एक साल से ब्याज दरें तो नीचे ही जा रही है, इन्फ्लेशन आसमान में जा रही है। आदमी घर का चला खर्चा चलाए तो कैसे चलाए। दूसरा सवाल ये है कि मार्केट में मैनिपुलेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मोस्टली मैंने देखा है सर ज्यादा करे F&O स्टॉक में, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि अगर यूएस ने सबको अगर ये 1 लाख 1.5 लाख रुपया दिया है, इतना कोविड की वजह से इतना खस्ता हालत है, जब यूएस जैसा दे रहा है तो हमारे देश को तो और ज्यादा तो हालत खराब है, तो हमारे देश को भी कई लोगों के बारे में सोचना चाहिए।
जी, आपका पहला सवाल इंटरेस्ट रेट्स को लेकर है। वो आपने जहां तक कहा कि इंटरेस्ट रेट्स रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी के जो होते हैं प्लस इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम और लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम और मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम को मिला करके बनते हैं। आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पर क्योंकि एक जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के इन्फ्लेशन पे नहीं निर्भर करते, काफी लंबे समय के इन्फ्लेशन को भी लेकर के चलते हैं। एंड इनफैक्ट यामिनी जी, इन्फ्लेशन का तो ट्रेंड अब डाउनवर्ड है, 5 से नीचे आ गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% से। जी, अब कम है, पर इन्फ्लेशन जब भी जैसे हमने कहा कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट मेजर करके नहीं इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्ट करता। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आपके रेपो रेट्स और जो आपके बेसिक कोर रेट्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। जहां तक मैनिपुलेशन की बात है, सेबी देखता है कि कोई मैनिपुलेशन ना हो स्टॉक मार्केट्स में। ओवरऑल स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि एफआईआईज के और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की काफी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं और वैल्यूएशन से अबव लोग जो है खरीद रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी है इकोनॉमी में और रिकवरी के बारे में लोग काफी पॉजिटिव हैं और कॉन्फिडेंट हैं। जहां तक फिस्कल स्टिमुलस की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के दौरान आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 के द्वारा 10% जीडीपी के योगदान से फिस्कल स्टिमुलस किया था। उसके बाद जो इस बजट में भी जितना प्रोविजन किया गया है हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें भी फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। फिस्कल स्टिमुलस या तो पैसे दे करके भी किया जा सकता था या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, जिससे एम्प्लॉयमेंट और चीजें जो है या कैश ट्रांसफर्स जो है किए जा सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है। We are now joined by Vinod Kumar from Ghaziabad. Hello. Hello. जी विनोद जी, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा एक सवाल है और कई साल से मैं पूछना चाह रहा हूँ लेकिन पूछ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, मान लो 50 लाख की जी, और बैंक को कुछ हो जाता है, बैंक करप्ट होती है, तो वो मुझे 5 लाख से ज्यादा मिलेगा नहीं इंश्योरेंस के थ्रू। अगर मैं बैलेंस भी 45 लाख रुपए अपना इंश्योरेंस कराना चाहूँ एट माई ओन प्रीमियम, तो क्या कैसा कोई प्रोविजन है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो मैं अपना कस्टमर जो है एडिशनल प्रीमियम देकर के अपने बैलेंस पेमेंट को भी, बैलेंस डिपॉजिट को सिक्योर कर सके? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जी, पहली बात तो डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर बैंक बिल्कुल ही असमर्थ हो जाता है और जब लिक्विडेशन होती है तब आपका पैसा नहीं दे पाता, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख एक अकाउंट पे देगी। बैंक जरूरी नहीं है कि लिक्विडेशन में आपको पैसा ना दे पाए, क्योंकि बैंक के एसेट्स होते हैं वो लिक्विडेट होते हैं, जिससे पैसा मिल सकता है आपको। दूसरी बात, जहां तक आप इंश्योरेंस की बात है, आप इंश्योरेंस किसी भी चीज पे ले सकते हैं, आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी ले सकते हैं, पर मैं नहीं जानती कि अगर ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स अभी एग्जिस्ट करते हैं। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन की बात है, इसके लिए फायदा होगा कि अगर आप कई बैंकों में निवेश करें 10-10 लाख करके या कुछ ऐसे निवेश करें कि आपका जो रिस्क है वो जो है कम हो जाए। अगले कॉलर है मुंबई से रत्नाकर। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि अभी ओवरऑल इंडिया में, भारत में कोविड की पोजीशन कैसी है? यानी पेशेंट बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वो जो न्यूज आती है वो उसमें कितना जी, हालांकि इनका सवाल यामिनी जी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ नहीं है, बट इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होता है इस बात का, तो अभी आप बताएंगे कि क्या परसेप्शन है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, कोविड के केसेस में राइज देखा गया है, पर वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से माना जा रहा है कि जो कोविड के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। और वैक्सीनेशन ड्राइव पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई और उसके बाद अब एल्डरली को दी जा रही है, जिसका फायदा इकोनॉमिक रिकवरी में और ओवरऑल हेल्थ जो है इकोनॉमी की सस्टेनेबल लेवल पे रखने के लिए बहुत अच्छी रही है और इकोनॉमिक रिकवरी को ज्यादा फोस्टर भी करती है आगे आने वाले समय में। तो इकोनॉमिक सेंटिमेंट को भी बहुत बूस्ट मिलता है इससे, वैक्सीनेशन ड्राइव से, और जो हाँ जी बिल्कुल, इससे एक जो है पॉजिटिव आउटकम रहता है, क्योंकि लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन आने से उनको जो है वो वापस अपने नॉर्मल काम पे जा पाएंगे और वापस इकोनॉमी उसी लेवल पे रिकवर कर पाएगी जिस पे वो प्री कोविड लेवल पे थी। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय अशोक कुमार फ्रॉम मोदी नगर। जी हेलो। हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी अशोक जी, सवाल पूछिए। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछिए। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार।
मेरा सवाल यह है कि अभी जो मार्केट तो इतना बढ़ा हुआ है, क्या इस पोजीशन में अब इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या वेट करना चाहिए? बस छोटा सा सवाल है, यही बता दीजिए। लेकिन बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, बिल्कुल, बहुत लोगों के मन में होगा। काफी हाई लेवल पर हैं और अभी माना जा रहा है कि काफी स्ट्रेच वैल्यूएशंस है काफी अच्छे स्टॉक्स की भी। तो अगर आप वेट करना चाहें आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल हैं और नीचे जा सकती हैं, जिस समय पे आप निवेश कर सकते हैं। पर क्वालिटी स्टॉक्स में कभी भी निवेश किया जा सकता है, ये देख करके कि वो कब लोअर वैल्यू पर हैं और आगे आने वाले लॉन्ग टर्म में वो आपको कब वैल्यू दे सकते हैं। सो वैल्यू को मापने का कोई मेट्रिक बताएंगी कि कैसे देखें कि हाई वैल्यूएशन है कि लो वैल्यूएशन? पीई रेशियोज होती हैं जी, प्राइस अर्निंग जो है उनके ऊपर देखा जा सकता है। डिविडेंड यील्ड होती हैं। ओवरऑल आपके जो इंट्रिंसिक वर्थ है एक फर्म की, उससे भी जाना जा सकता है कि क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। गाजियाबाद से गौरव है हमारे साथ, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Best wishes to all the ladies folk for 8th March. Thank you. National Women's Day. And may you achieve greater height. Madam, my question is about minimum wages और मिनिमम और गरीबी रेखा जो होती है हमारी, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है? क्योंकि आज की तारीख में एक टॉप ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह कई लाखों में है, प्लस इज अर्निंग ह्यूज पैकेजेस, हाउसेस। देयर इज अ पुअर फेलो, उसकी सैलरी बहुत कम है या उसकी मिनिमम वेज भी बहुत कम है। मिनिमम वेज कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ पैरिटी होनी चाहिए या ऐसा कुछ नियम है हमारे हिंदुस्तान में? थैंक यू जी। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं वेजेस के और बिलो पॉवर्टी लाइन। मिनिमम वेज होती है जो कम से कम वेज दी जानी चाहिए किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, और बिलो पॉवर्टी लाइन वो लाइन होती है जिसके जो है नीचे वो लोग होते हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। तो अगर हम कहें मिनिमम वेज, वो ज्यादातर उनके लिए रखी जाती है जिनको जो है कार्य जो है लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या आपके बाकी के वर्कर्स हैं, ताकि रेस्टोरेंट में वर्कर्स हैं या और कहीं वर्कर्स हैं जिनको जो है लोग सैलरीज कम देते हैं और उनको एक्सप्लॉइटेशन देखा जाता है, तो उनके लिए मिनिमम वेज लाई जाती है। बिलो पॉवर्टी लाइन का जो है ये इस माध्यम पे रखा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके कितने साधन आपको मिल रहे हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, क्योंकि सरकार हमेशा जो है मिनिमम वेज से कहीं अधिक वेज देती है। All right. We take a look at the rupee now, but the rupee today fell 23 paise to 73 rupees and 26 paise against the US dollar. The domestic unit weakened amid strength in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also rose 0.3% to 92.26 in intraday trade. और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था, सिवाय सिंगापुर के, जहां स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.9% की वृद्धि पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2.3% लुढ़क गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.9% की भारी गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% के नुकसान में रहा और जापान का निक्केई सूचकांक 0.4% की मंदी में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां तेजी का रुख था। ये तेजी बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र में बढ़त के बल पर आई। निवेशकों ने मजबूत आर्थिक सुधार की आशाओं के बीच अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में निवेश का सिलसिला जारी रखा। लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था और फ्रांस के कैक में 0.8% की वृद्धि थी। जर्मनी के डैक्स में 1.2% की तेजी चल रही थी। We are now joined by PK Sharma from Noida. जी, हेलो। जी सवाल पूछिए। जी महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो अभी उतार चढ़ाव का बहुत समय है स्टॉक मार्केट में, तो यदि किसी के पास 100 रुपए हैं तो आप मुझे बताएंगे कि उसको वो किस तरह इन्वेस्ट करे? जैसे एफडी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, तो किस तरह अपना फोलियो बनाएं और कैसे कैसे इन्वेस्ट करें? जी, निवेश के कुछ मूलभूत वो होते हैं। उसके अंदर आपको ये देखना होता है कि जब आप निवेश करें आप कितना रिस्क ले सकते हैं।
अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं या किसान विकास पत्र है या सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, इनमें निवेश कर सकते हैं। वहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, उठा सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रिस्क फ्री होती हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की जानकारी नहीं जानते ज्यादा, तो आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश कर सकते हैं। अगर आप सीधा स्टॉक मार्केट्स में इक्विटी में जाते हैं तो वहां पे ज्यादा रिस्क होता है। तो कई मैगजीन्स और कई जो है प्रकाशन जो है बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूड स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आप उनमें निवेश करें थोड़ा थोड़ा करके तो वो एक बेहतरीन तरीका रहता है, पर म्यूचुअल फंड्स किसी भी नए निवेशक के लिए ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। आपने बात की सेफ इन्वेस्टमेंट की, तो अभी बात चल रही है कि ईपीएफओ भी शायद खोलने वाला है। एनीबडी कैन ज्वाइन वॉलंटरली। सो ऐसे में आपको लगता है कि जो वो इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं 8.5%, उसको देखते हुए शायद वो भी एक अच्छा विकल्प रहेगा? जी, वो बिल्कुल एक अच्छा विकल्प रहेगा। सिर्फ ये देखना होता है कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप जो है अपनी ओल्ड एज के लिए निवेश कर रहे हैं तो ईपीएफओ एक अच्छा ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर आप जो है अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विडिटी को लेकर के या रिस्क को लेकर के निवेश कर रहे हैं तो आप एफडी में जाना पसंद करेंगे। अगर आप रिटर्न्स देखना चाहते हैं जो सेफ हों तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहेंगे। तो जिस तरीके का आपका निवेश का ऑब्जेक्टिव होगा वो उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। यामिनी जी, जो हमारे कॉलर थे वो आई थिंक थोड़ा सा ये भी जानना चाहते थे कि क्या परसेंटेज किस ऑप्शन में डालें। अगर वो उन्होंने कहा था कि अगर 100 रुपए हैं तो मैं कितने एफडी में डालूं, कितने गोल्ड में, कितने एमएस में, तो थोड़ा परसेंटेज वाइज आप एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यंग होते हैं और आपकी उम्र जो है 25 से 40 के बीच में है तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो आप 55% जो है अपने सेफ इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो एफडी हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी की परसेंटेज आप जो है इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यंग होते हैं तो ज्यादा निवेश आप इक्विटीज में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं 40 to 75 के बीच में होते हैं तो निवेश माना जाता है कि ज्यादातर आप स्ट्रेच करिए, उसकी परसेंटेज 75% आप जो है सिक्योरिटीज या सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करिए। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर निवेश करें तो डेट सिक्योरिटीज में करिए और 25% आप इक्विटीज में करें। और सोने में क्या एडवाइस करेंगे आप? ये सोने में ज्यादातर लोग जो हमारे यहाँ देखा जाता है कि 5 से 10% अपनी निवेश जो है सोने में करते हैं एज पर्सनल यूज। तो कुछ प्रतिशत आप उस यूज में कर सकते हैं, वरना सोवरेन बॉन्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें निवेश करना ज्यादा बेहतरीन रहेगा क्योंकि वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी देगा और आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी देगा। बात हुई सोने की, तो देख लेते हैं इसका प्रदर्शन कैसा रहा। वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने का मूल्य 320 रुपए कम होकर 44,360 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब दर्ज हुआ। हालांकि मार्च अनुबंध के लिए चांदी का मूल्य 90 रुपए बढ़कर 65,690 रुपए प्रति किलो के करीब रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,685 प्रति आउंस पर था। हालांकि चांदी बढ़त के साथ $25.20 प्रति आउंस पर थी। A look at the oil now. Well, oil prices today climbed following a missile attack on facilities owned by energy giant Aramco in Saudi Arabia. The crude prices also surged amid an optimism about the demand outlook. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $69.60 per barrel, while WTI crude prices were around $66.40 per barrel. Briefly, यामिनी जी, क्या कहेंगी आप? $70 के करीब पहुंचना तेल की, क्रूड ऑयल की कीमत क्या भारत के लिए एक कंसर्न का विषय है? जी, बिल्कुल कंसर्न का इशू है क्योंकि हम 80% अपनी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट्स के द्वारा करते हैं और जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं वैसे वैसे डोमेस्टिक मार्केट्स में भी प्राइसेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से महंगाई का दर, क्योंकि वो एक बहुत बेसिक इनपुट है आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए वो भी महंगाई का दर भी बढ़ता जाता है। जी। समय समाप्त हो रहा है तो यामिनी जी हमें प्रोग्राम को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ भाग लेने के लिए। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic stocks log marginal gains. Sensex closes at 50,441. Nifty appreciates to 14,956.
Rupee weakens 23 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise to trade around $70 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalema Aneja Dang and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.